हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, पृथ्वी पे किस प्रकार से प्लांट्स आए, कैसे एनिमल्स आए, बैक्टीरिया कैसे आया, वायरस कैसे आया। इन सभी चीज़ों को हम लोगों को जानना है। ठीक है कि किस प्रकार से पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखिए, इसको हम पहले थ्योरी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लोग क्या कहते थे कि पृथ्वी पे जीवन कैसे आया। तो पहले लोग कहते थे कि भगवान आए और आकर के उन्होंने क्या कर दिया कि पृथ्वी पे जीवन को उत्पन्न, मतलब जीवन आ गया। ठीक है, मतलब प्लांट्स आए, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी किसने लाया है, तो भगवान जी लाए हैं। ठीक है, ये माना जाता था। लेकिन फिर कुछ लोग मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी पे जीवन क्या हुआ कि अदर दूसरे स्पेस से क्या है, पृथ्वी पे जो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी आ गए हैं। कुछ लोग ये मानते थे और कुछ लोग का मानना था कि नहीं, ये भी नहीं होता है, पृथ्वी पे हमेशा पहले से ही क्या था कि जीवन था ही। ठीक है, किसी ने लाया नहीं है, जीवन पहले से ही था। और कुछ लोग तो बताएं कि नहीं, ये केमिकल्स रिएक्शंस हुए हैं यहाँ पर, इससे क्या हुआ है कि जीवन पृथ्वी पे आया। और ये सही है कि सही बात है, इसको ज़्यादा माना भी जाता है कि पृथ्वी पे कैसे जीवन आया। तो बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस हुए थे और उन्हीं केमिकल्स रिएक्शंस की वजह से क्या हुआ कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति होने लगी थी। ठीक है, उन्हीं केमिकल्स रिएक्शंस की वजह से प्रोकैरियोट्स बने और उससे यूकैरियोट्स, इस प्रकार से जीवन हमारा जो है पृथ्वी पर आ गया था। ठीक है, तो वही हम लोग को इसके में पढ़ना है। ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी डिफिनेशंस को देख लेते हैं। तो देखिए, द ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स क्या होता है, इमरजेंस ऑफ हेरिटेबल एंड इवोल्वेबल सेल्फ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब हेरिटेबल का मतलब क्या होता है कि जितने भी वंशानुक्रत होते हैं, जैसे कि हम लोग में क्या होता है कि कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाते रहते हैं ना, तो वंशानुक्रत होना एंड उसमें क्या होना, चेंजिंग होना, इवोल्यूशन होना एंड सेल्फ रिप्रोडक्शन होना, यही हमारा क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे क्या हुआ कि लाइफ की ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, आप लोग को डिफिनेशंस इतना काफ़ी है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का डिफिनेशंस यदि आप लोग से कोई पूछे तो यही आप बता सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट किस किस चीज़ के ओरिजिन के बारे में हम लोग को थोड़ा सा इन चीज़ों के ओरिजिन के बारे में ज्ञान रहना चाहिए। जैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था, तो माना जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर एगो, मतलब 13.8 बिलियन ईयर पहले हो गया था। एंड सोलर सिस्टम का ओरिजिन माना जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ है। एंड अर्थ का ओरिजिन आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है, तो 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हमारे कुछ थ्योरी दिए गए हैं, जो कि हमने आप लोग को बताया ना कि लोगों ने का क्या मानना था कि भगवान जी लाए हैं या कैसे हुआ है। तो ये लोग अपने अनुसार अपना अपना थ्योरी भी देते गए थे। ठीक है, बता रहे थे कि भगवान जी लाए हैं, तो उन्होंने दे दिया कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, मतलब कोई ऐसा पावर है, भगवान जी हैं जो कि क्या किए कि पृथ्वी पे जीवन को ला कर रख दिए। ठीक है, मतलब पेड़ पौधा, एनिमल्स जो भी हैं, सबको पृथ्वी पे कौन लाया, तो भगवान जी लाए हैं, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, एंड कॉस्मोजोइक थ्योरी में क्या बताया गया है, इस थ्योरी में बताया गया कि आउटर स्पेस से क्या हुआ कि एक स्पोर आया था और उसी स्पोर जो है पृथ्वी पे फैल गया और उससे क्या हुआ कि हमारे जीवन, लाइफ की उत्पत्ति हो गई थी, ओरिजिन हो गई थी। ठीक है, तो ये कॉस्मोजोइक थ्योरी बता रही थी। स्पॉन्टेनियस थ्योरी में क्या बताया गया, इस थ्योरी में बताया गया कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि अपने आप। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उससे क्या हुआ कि लिविंग थिंग्स जो है उनका क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। स्पॉन्टेनियस में ये बताया गया। उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ इंटरनिटी ऑफ लाइफ में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि लाइफ हमेशा पहले से ही क्या है, पृथ्वी पर है, इसको किसी ने भी नहीं लाया है, ये पहले से ही पृथ्वी पर उपस्थित थी और अब आगे भी ये क्या है, हमेशा ऐसी ही रहेगी। ठीक है, और जो लास्ट थ्योरी आप लोग देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, या फिर इसी को कहा जाता है ओपरिन होल्डेन मॉडल। इसमें क्या बताया गया कि बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस हुए थे पृथ्वी पे सबसे पहले। उन केमिकल रिएक्शंस से क्या हुए कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमारे न्यूक्लिक एसिड जो हैं, ये सभी बने और उससे क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, इसको माना जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा पहले। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई था नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सबसे पहला थ्योरी जो कि है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। तो देखिए, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है, तो इसका डिफिनेशन देखिए, लाइफ फॉर्मेशंस ऑन द अर्थ में हैव टेकन प्लेस ड्यू टू सुपर नेचुरल और डिवाइन फोर्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है पृथ्वी पर, वो कैसे हुआ है कि एक सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, या फिर कोई भी एक
दैवीय जो फोर्स है, शक्ति है, वे सभी क्या किए हैं कि पृथ्वी पे जो है लाइफ का ओरिजिन कर दिए हैं। ठीक है, पृथ्वी पर लाइफ कौन लाया है, जीवन को कौन लाया, तो जो सुपर नेचुरल पावर है जैसे कि भगवान जी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जीवन को ला दिया। अब इसमें कुछ कंसेप्ट भी दिया गया था, जैसे कि हिंदू के अनुसार माना जाता था कि ब्रह्मा जो हैं, भगवान ब्रह्मा, इन्होंने ही क्या किया है कि जितने भी प्लांट्स, रिवर, ओशियंस, एनिमल्स, ये सभी को किसने लाया है, तो ब्रह्मा जी लाए हैं। ठीक है, अब यही अगर आप क्रिश्चियन एंड इस्लाम के कंसेप्ट को माने तो उनका मानना था कि जो पूरा जो है पूरा संसार है वो 6 दिनों में ही बन गया है। ठीक है, 6 दिनों में ही बन गया है, और ऐसा नहीं है कि ये जो पहले हैं प्रोकैरियोट्स आए उसके बाद यूकैरियोट्स आए, ऐसा कुछ नहीं। ये मानता है कि 6 दिनों में ही बना है, और ये सभी के सभी एक साथ ही, जैसे प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया, ओशियंस, रिवर, ये सभी जितने भी चीज़ आप लोग को अर्थ पे नेचुरल रूप से देखने को मिलते हैं, वे सभी के सभी एक बार में ही आ गए हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या हुआ कि इवोल्यूशन को नहीं मानता है। ठीक है, जो इवोल्यूशन है कि पहले कैसे कैसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, ये इवोल्यूशन को मानता ही नहीं है, सीधे कहता है सब एक ही साथ आए हैं, कोई पारी पर का नहीं आया है। ठीक है, और इसका क्या है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ठीक है, तो इट डज नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इसका कोई भी क्या नहीं है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अपने ही सोच है कि भाई कैसे कैसे आया होगा, तो ये लोग अपना अपना सोचे और अलग अलग अपना अपना थ्योरी दे दिए हैं सोच करके। ठीक है, एक अनुमान लगा करके। नेक्स्ट थ्योरी अब देखिए, नेक्स्ट हमारे कौन सा थ्योरी है, कोस्मोजोइक थ्योरी, जो कि हमने आप लोग को बताया कि इसमें क्या था, इसमें बोला था कि भाई हमारे अर्थ पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो किसी अनदर जो स्पेस है वहाँ से क्या हुआ कि जो लाइफ है यहाँ पे ओरिजिनेट हो गया। ठीक है, वहाँ से एक स्पोर गिरा और यहाँ पे जो पृथ्वी पे गिरा तो क्या हुआ, स्पोर चारों तरफ फैल गया और लाइफ ओरिजिनेट हो गया, इसका मानना ये था। ठीक है, तो इसको और किन किन नामों से जानते हैं, तो देखिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, पेंस स्पर्मिया के नाम से भी तो जो रिक्टर हैं, रिक्टर ने क्या किया है, इस थ्योरी को दिया है, और इस थ्योरी में देखिए क्या बताया गया है, वही कि लाइफ ऑन अर्थ, जो लाइफ पृथ्वी पर है, कम्स आई है फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहर के स्पेस से आई है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो स्पोर है, स्पोर जो है कि क्रेश हुआ जब अर्थ से, तो वो क्या हुआ, स्प्रेड हो गया, फैल गया पृथ्वी पे, और फैल गया तो उन्हीं स्पोर्स से हमारा जो लाइफ है, लाइफ की स्टार्टिंग शुरू हो गई थी। ठीक है, तो लाइफ जीवन मतलब कि लाइफ हमारा अर्थ पे कैसे आया, तो इसी तरीके से आया कि स्पोर हमारे जो अर्थ से टकराया और चारों तरफ फैल गया, और उन्हीं स्पोर्स से लाइफ की उत्पत्ति हो गई पृथ्वी पे, कोस्मोजोइक थ्योरी के अनुसार, यदि आप माने तो। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए कि कोस्मोजोइक सिद्धांत में क्या कहा गया है, कि जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया और विजाणुओं के रूप में पृथ्वी से टकराया, जिससे विजाणु फैल गए और इसी से जीवन का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी देखिए, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन थ्योरी, इसको एबायोजेनेसिस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस थ्योरी में बताया गया था कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उससे क्या बन रहा है, लिविंग थिंग्स का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको एबायोजेनेसिस की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरी में देखिए बताया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड एराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वे किससे बने हुए हैं, नॉन लिविंग मैटर से बने हुए हैं, एंड डेट सच अ प्रोसेस वाज रेगुलेट इन नेचर, और इस प्रोसेस को कौन रेगुलेट कर रहा है, तो नेचर जो है इसको रेगुलेट कर रहा है। तो इसमें बताया गया है, सहज पीढ़ी सिद्धांत एक पुरातन वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि जीवित जीव निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हो सकते हैं, और ऐसी प्रक्रिया प्रकृति में नियमित थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा थ्योरी देखिए, अगला थ्योरी हमारा है थ्योरी ऑफ इंटरनिटी ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जिसको दिया किसने है, तो जो प्रेयर हैं इन्होंने दिया था 1880 ईस्वी में दिया था। इस थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया है कि डिफरेंट टाइप के जो लिविंग बींग्स हैं वो पहले से ही पृथ्वी पर थे। ठीक है, मतलब लाइफ पहले से ही पृथ्वी पर थी, इसको किसी ने भी कैसे भी ये इसको लाया नहीं गया है, ये पहले से ही थी पृथ्वी पे ऑन द अर्थ। एंड इसमें देखिए वही बताया गया जो हमने आप लोग को बताया, इसको देख लीजिएगा, और इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर हमेशा विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों का अस्तित्व रहा है और हमेशा मौजूद रहेगा। वही हमने जो आप लोग को बताया कि पहले से ही जीवन यहाँ पर था और हमेशा ये क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा ही इसी प्रकार से, इसको किसी ने भी लाया नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इंटरनिटी ये बताई। उसके बाद जो लास्ट थ्योरी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती है, इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, जिसको दिया, इसको अलग एक और नाम से जाना जाता है ओपेरिन होल्डन मॉडल के नाम से। तो इस थ्योरी में क्या बताया गया था कि बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस हुए थे, एक सीरीज में केमिकल रिएक्शंस हुए थे।
ठीक है। और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या बने थे कि हमारे जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी बने, जैसे कि हमारे न्यूक्लिक एसिड बना, कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन्स बना, लिपिड्स बने, ये सभी उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बने और ये सभी क्या हुए कि आपस में इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के एक सेल्स को बना दिए। ठीक है, इस थ्योरी का ये मानना है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है, ये ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि सबसे पहले आप लोग को पता था कि पृथ्वी क्या था, पृथ्वी एक आग का गोला था। यहाँ की टेम्परेचर क्या थी, बहुत ही ज़्यादा हाई थी। ठीक है, तो जब धीरे धीरे टेम्परेचर लो होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई थी तो जो एटम्स थे ना आपस में जुड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, एटम्स के रूप में, क्योंकि एटम्स पहले भी पाए जाते थे ना, बहुत ज़्यादा एटम्स पहले थे। ठीक है, तो वे एटम्स आपस में जुड़े नहीं पा रहे थे, मॉलिक्यूल्स बन ही नहीं पा रहा था, एटम्स के रूप में ही ऐसे ही रहते थे। तो जब पृथ्वी थोड़ा सा ठंडी हुई ना, तब क्या हुआ कि वे एटम्स आपस में जुड़ना स्टार्ट किए और जब जुड़े तो क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए। और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ना स्टार्ट किए, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा होता गया ना वैसे वैसे इसमें रिएक्शंस होते गए थे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जुड़े तो क्या बना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना। ठीक है, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल्स बनेगा तो जैसे हमारा H2O बना, H2O बना तो क्या हुआ कि अब H2O बना तो उसमें हाई टेम्परेचर था, तो वो क्या होता था कि वाष्प बन के उड़ जाता था, जिससे बादल बनते थे और होने लगता था बारिश। बारिश होता था, क्या होता था कि धीरे धीरे पृथ्वी और ज़्यादा ठंडी होती चली गई। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ठंडी हो रही है वैसे वैसे रिएक्शन हो रहा है, तो अब हमारा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बन गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि क्या हो गया हमारा, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सभी हमारे क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो ये सभी बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं सबसे क्या हुआ कि फर्स्ट लिविंग सेल्स बन गया। ठीक है, और ये ओशियंस में बना। ठीक है, ओशियंस मतलब वहाँ पे पहले क्या था, बारिश था ना कि बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जैसे मॉलिक्यूल्स बना तो मॉलिक्यूल से क्या बना, वाटर बना। वाटर से क्या हुआ कि ये इवोपरेट होता था, वाष्पित होता रहता था, बादल बनते थे, बारिश होता था, बहुत ज़्यादा बारिश, हमेशा कितने मिलियंस ईयर तक बारिश होते गए। जब बारिश होते गए तो क्या हुआ, चारों तरफ पानी पानी, मूसलाधार वर्षा हुई, तो जिससे क्या हुआ कि आप लोग देखेंगे तो कहीं कहीं इस प्रकार से ऐसे क्या हुआ कि ओशियंस का निर्माण हो गया। ठीक है, जगह जगह पृथ्वी पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाल थे वहाँ वहाँ पे ओशियंस का निर्माण हो गया। यहाँ पे पानी इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो गया, ओशियंस बन गया। और इसी में क्या हुआ कि लाइफ का भी निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि लाइफ का निर्माण कहाँ से हुआ है, ओशियन से ही हुआ, क्योंकि पहले पानी ही तो थे, बहुत ज़्यादा क्या था, पानी था। ठीक है, तो ओशियंस का निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अब हम लोग इसके पहले डिफिनेशंस को समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए डिफिनेशंस में इसके क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार बायोकेमिकल इवोल्यूशन, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जितने भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये किससे बने हुए, तो जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उससे, जो कि हमने आप लोग को यहाँ पे बताया है। देखिए हमने आप लोग को बताया कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये किससे बने हुए हैं, तो जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना इसी से बने हुए हैं। ठीक है, वही चीज़ वहाँ पर क्या है, बताया गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फर्दर इवोल्व थ्रू दियर इंटरेक्शंस विथ ईच अदर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं ये आपस में इंटरेक्ट किए एंड द इन्वायरमेंट टू फॉर्म इवन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया और फाइनली हमारा क्या बन गया, आरएनए का भी निर्माण हो गया। ठीक है, और यही आप दूसरा डिफिनेशंस भी इसका देख सकते हैं इस थ्योरी का। दूसरा डिफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओपेरिन होल्डेन मॉडल, life could have arisen through a series of organic chemical reactions that produce even more complex biochemical structures और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वही कि एक सीरीज में केमिकल रिएक्शंस हुआ था जिससे कि क्या हुआ कि जो मोर कॉम्प्लेक्स जो हमारा मॉलिक्यूल्स बना वे बन गए और जिससे कि क्या हुआ, हमारे लाइफ आया है। ठीक है, और दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे ये एब्जॉर्ब कर सकते थे न्यूट्रिएंट को और ग्रो हो सकते थे और डिवाइड कर सकते थे, यानी उसमें रिप्रोडक्शंस भी हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से होना स्टार्ट हुआ था और इसी प्रकार से तो ओरिजिन हुआ लाइफ का। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने आप लोग को समझा दिया, एक बार फिर से देख लीजिए इस चीज़ को। इसमें बताया गया था कि एटम से हमारे क्या बना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे कि हमारे फिर फर्स्ट
लिविंग सेल्स बना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आप लोग को घटना दिख रही है ना, ये इतना, ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रही है। ठीक है, मतलब कि सब आपस में जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कीमोजेनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, जो फर्स्ट लिविंग सेल्स यहाँ पे जब बना है, तो ये क्या हुआ कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बन गए ना, ये सभी अब आपस में जुड़ने लगते हैं, मतलब एग्रीगेट इकट्ठा होने लगते हैं। इस प्रकार जैसे कि यहाँ पे कहीं न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे कहीं अलग बन गया है, यहाँ पे लिपिड का बाई लेयर बन गया है, कार्बोहाइड्रेट बन गया है, प्रोटीन बन गया है, तो ये सभी क्या किए कि लिपिड बाई लेयर ऐसे आया, अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की तरह हो गया, अब इसके अंदर ये जो है हमारा डीएनए आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है वो आ गया, प्रोटीन्स आ गए, इस प्रकार से एक जगह क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगे, और उस प्रकार से इकट्ठा होकर के क्या बना दिया, अब ये लोग सेल बनाने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए इसको अब क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बायोजेनी कहा जाता है, क्योंकि ये इकट्ठा होकर के किए हैं, यहाँ पे कोई भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इसको बायोजेनी कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं, यहाँ तक केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कीमोजेनी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसको बताया गया द बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि हमारा फिफ्थ है, बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे हुए और किस प्रकार से लाइफ का ओरिजिन पृथ्वी पर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कीमोजेनी, जो कि हमने आप लोग को बताया कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहे थे, बायोजेनी जो फर्स्ट सेल्स बना, एंड कोग्नोजेनी, इसमें हमारा जो होता है कि इवोल्यूशन जो होता है कि जो प्रिमिटिव इवोल्यूशन है उसके बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कीमोजेनी, जिसमें कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कीमोजेनी। देखिए, कीमोजेनी में सबसे पहले आप देख लीजिए कि कीमोजेनी जब हो रहा था तो उस समय इन्वायरमेंट कैसा था वहाँ का। ठीक है, वातावरण में कैसा था, तो आप लोग को पता है उस समय क्या था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई थी, हमने बताया, तभी तो सब एटम्स के रूप में ही फैले हुए थे, एटम्स मॉलिक्यूल्स बना ही नहीं था, बहुत ज़्यादा एटम्स थे, सब ऐसे ही बिखरे हुए थे इसी प्रकार से। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, किसी भी प्रकार का ओजोन लेयर नहीं था, क्योंकि इन्वायरमेंट बना ही नहीं तो ओजोन लेयर कहाँ से बन पाएगा। ठीक है, तो ओजोन लेयर नहीं था। उसके बाद ऑक्सीजन जो था नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नहीं बना था ना, क्योंकि एटम्स अलग अलग थे, तो मॉलिक्यूल्स नहीं बना था, तो ऑक्सीजन हमारा क्या था, प्रेजेंट नहीं था उस समय। ठीक है, और रिड्यूसिंग टाइप का इन्वायरमेंट था, जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था तो उसको क्या कहते हैं, हम अभी कह रहे हैं रिड्यूसिंग टाइप का इन्वायरमेंट। लेकिन यही अब आप जब आगे जाएंगे ना, तो आप क्या देखेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, जब प्लांट बनते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, तो उस समय जो होता है ऑक्सीडाइजिंग टाइप का इन्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन निकलने लगता है, तो क्या होता है उस समय ऑक्सीडाइजिंग टाइप का इन्वायरमेंट हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, रिड्यूसिंग टाइप का इन्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, इन्यूमरेबल एटम्स, मतलब बहुत ज़्यादा एटम्स थे। ठीक है, ढेर सारे एटम्स थे, तो इन एटम्स को क्या किया गया कि डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि कुछ हैवीएस्ट वेट वाले थे, हैवीएस्ट वेट, मीडियम वेट, लाइट वेट, इस प्रकार से 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया। अब जो हैवीएस्ट वेट वाले थे, इसमें कौन कौन था, आयरन, निकल, कॉपर, जो कि कहाँ पाए जा रहे थे, तो ये पृथ्वी के सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहे थे। ठीक है, ये अर्थ था, अर्थ के सेंटर में ये जो एटम्स हैवीएस्ट वेट वाले हैं सेंटर में पाए जाते थे, और जो मीडियम वेट वाले थे वे क्या कहाँ थे, वे कोर पे पाए जाते थे। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। मीडियम वेट में देखिए क्या क्या है, मीडियम वेट में है सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कैल्शियम, सल्फर, फ्लोरीन, ये सभी क्या है, मीडियम वेट वाले हैं। ठीक है, एंड ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, अर्थ के कोर पे पाया जा रहा था। एंड जो लाइट वेट वाले थे, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे थे। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको बांटा गया, और ये सभी जो एटम्स थे वो कहाँ कहाँ पे ये पाए जा रहे थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमारा था कि अब देखिए यहाँ पे तो इन्वायरमेंट अभी आपको बताया है ना, अब हम कीमोजेनी को समझ लेते हैं ना कि कीमोजेनी में क्या हो रहा था। तो कीमोजेनी को भी हम डिवाइड करके समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले हम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाए थे। ठीक है, एटम्स आपस में जुड़ा था, मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़े तो ये क्या बना दिए, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाए थे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कैसे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना। दूसरा क्या था कि सिंपल
जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब कैसे बने, इनऑर्गेनिक आपस में जुड़ा तो क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स बने थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सब बनेंगे, उसके बाद हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट में हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना था पृथ्वी पर उस समय। तो देखिए उस समय क्या था, जब इन्वायरमेंट वहाँ का धीरे धीरे ठंडा होने लगा, ठीक है। जब ठंडा होने लगा तो क्या हुआ कि जो एटम्स थे वे जुड़ने लगे और क्या बनाने लगे, मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ा तो जल बन गया, और जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन आपस में जुड़ा तो क्या बन गया, अमोनिया बन गया, ठीक है। तो ये सभी आपस में बनने लगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे अब हमारा जल बन गया है। तो जल बन गया तो अब हाई टेम्परेचर है तो जल क्या होने लगता है, इवोपरेट होने लगता है। अब ये इवोपरेट होता रहता है तो क्या होता है, बादल बनते हैं। बादल बनेंगे तो क्या होगा, बारिश होगा। बारिश होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लगेगा, लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर धीरे धीरे मिलियन बिलियन ईयर्स के बाद क्या होते थे, धीरे धीरे क्या होने लगा था कि अब लो होने लगा था, ठीक है। टेम्परेचर जब लो होने लगा तो अब क्या हुआ, देखिए फॉर्मेशंस होने लगा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था, इनऑर्गेनिक से अब ऑर्गेनिक का फॉर्मेशंस होने लगा था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो अब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सभी भी जुड़ना स्टार्ट कर दिए। और जब ये सब जुड़े तो ये क्या बनाए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। जैसे कि हमारे मेथेन हो गया, कार्बन हाइड्रोजन मिले मेथेन बन गए, सिंपल शुगर बनने लगा, प्यूरिन बना, पिरामिडिन बना। तो ये सभी बनने लगे, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजनी बेस पेयर ये है ना, जब ये बन गए तो हमारे क्या बन जाएगा, अब इसको न्यूक्लिक एसिड को बनाना आसान हो गया, ठीक है। तो ये सभी भी हमारे किस में बने, अब यहाँ से हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशंस में ये सब बन गए। उसके बाद हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, मतलब ये सभी अब जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं अब ये सब आपस में जुड़ेंगे। तो जब ये सब आपस में जुड़े तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये सभी क्या हुए, आपस में जुड़ना स्टार्ट किए, पॉलीमराइज हुए, एक के बाद एक जुड़े तो प्रोटीन बन गया। जैसे एमिनो एसिड बना था, ठीक है। तो एमिनो एसिड आपस में जब जुड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्या बना, एमिनो एसिड बना है, ठीक है। जब एमिनो एसिड बना तो एमिनो एसिड आपस में जुड़ा था तो क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। कार्बोहाइड्रेट बना, न्यूक्लिक एसिड बना। तो ये सभी आपस में क्या हुए कि पॉलीमराइज होकर के इन सब का निर्माण होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का भी यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करेंगे कि न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन करना था। तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आपस में जब मिले तो क्या बन गया, न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया, ठीक है। और ये फर्स्ट साइन था लाइफ का कि लाइफ पृथ्वी पे ऐसे एग्जिस्ट की है, आई कैसे है, ओरिजिनेट कैसे हुई है। तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन मिला, न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया। अब न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया तो हमारा लाइफ जो है अब आना स्टार्ट हो गई है अच्छे से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया कि हमारे किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस हो गए हैं, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना। तो इसमें आप लोग को बस कुछ याद करने लायक है नहीं, बस कौन कौन सा इनऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक में है, इन सबका एग्जाम्पल्स थोड़ा याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा देखिए बायोजेनी, हमने कीमोजेनी पढ़ लिया, किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस हुए थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, बायोजेनी, मतलब किस प्रकार से जो एक सेल्स है, ठीक है, सेल का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ इनिशिएट्स फ्रॉम द ओशियंस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि ये सभी कहाँ पे हो रहे थे, ओशियंस में हो रहे थे ना। बारिश हुए जा रही थी, पृथ्वी ठंडा हो रहा था, तो बारिश में क्या था, बहुत ज़्यादा उसमें पानी उसमें था। तो उसी ओशियंस में क्या था कि इन सभी चीज़ों का निर्माण हो रहा था। तब ओशियंस के अंदर क्या क्या था, बहुत सारे, आप वहाँ पे आपने देखा कि न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि ये ओशियंस है तो यहाँ पे क्या है, इस ओशियंस में ही यहाँ पे आप लोग देख रहे थे न्यूक्लिक एसिड है, और वहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ ओशियंस में इसी प्रकार से बिखरा फैला हुआ है, ठीक है, सागर में इसी प्रकार से फैला है। तो वो क्या हुआ कि ये सभी क्या हुए कि एक आपस में जुड़े, ठीक है। जैसे कि लिपिड था तो लिपिड इधर ऐसा ही अपना फैला था, तो वे क्या हुए कि पानी में जैसे ही वाटर्स में गया तो वे क्या हुआ कि इस प्रकार से जुड़ा, और ऐसे जुड़ने के बाद क्या बना लिया, लिपिड का बाइलेयर। इसको देखिए, ये जो बना है ना, इसको कहा जाता है स्फेयर कहा जाता है, ठीक है, माइक्रोस्फेयर कहा जाता है। तो ये आपस में जुड़ा, और जुड़ने के क्या बना दिया, इसको हम एग्रीगेट्स भी कह सकते हैं। तो ये एग्रीगेट्स का एक निर्माण किया है, ठीक है। अब ये जो एग्रीगेट्स बने हैं तो ये क्या करेंगे, इसमें जैसे कि मान लीजिए कैसे समझाया, जैसे देखिए एग्रीगेट्स, मान लीजिए ये एग्रीगेट्स बना जो लिपिड के बाइलेयर का बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो ये लिपिड का बाइलेयर ऐसे बना है, इसको ही एग्रीगेट्स नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये एग्रीगेट्स बना है तो इसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। इस एग्रीगेट्स के अंदर अब क्या आ गया, इसके अंदर अब देखेंगे तो जो ओशियंस में ही जो न्यूक्लिक एसिड इस प्रकार से ऐसे पड़ा हुआ था वो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है।
इसमें आ गया, और उसके बाद जो भी लिपिड्स थे वो भी इसमें आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए, प्रोटीन्स भी आ गए। तो इस प्रकार इसके अंदर आ गए और एक क्या बना लिया, प्रोकैरियोटिक धीरे धीरे सेल्स का निर्माण होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ था कि बायोजेनी के अंतर्गत इस प्रकार से इसमें लाइफ जो है ओरिजिनेट होने लगा था। तो इसी को हम लोग को देखना है। तो इसको भी हम कुछ डिवाइड करके पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से आया। तो जैसे फॉर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स, सबसे पहले एग्रीगेट्स बनाएंगे। ठीक है, एग्रीगेट्स बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि फॉर्मेशंस करेंगे प्रोकैरियोट सेल्स का, जो कि हमने आप लोग को बताया एग्रीगेट्स हमने दिखाया कि किस प्रकार से बना था। उसके बाद हम प्रोकैरियोट सेल्स बनाएंगे, जिसमें कि हमारे अलग अलग जितने भी सब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स है ये सभी एग्रीगेट्स के अंदर आ जाएंगे और क्या बन जाएगा, प्रोकैरियोट सेल्स। और उसके बाद यूकैरियोट सेल्स बनाना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम देख लेते हैं एग्रीगेट्स कैसे बनाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स। अब हम क्या बनाएंगे, एग्रीगेट्स को बनाएंगे। तो इसमें क्या था कि जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वे सब क्या एक साथ हो रहे थे और क्या बना रहे थे, लार्ज कोलोइडल एग्रीगेट्स को बना दे रहे थे। जैसे कि देखिए जो ओपेरिन है, ठीक है, इन्होंने एक एग्रीगेट्स बनाया जिसका नाम उन्होंने दे दिया कोएसरवेट्स। ठीक है, उस एग्रीगेट्स का ही नाम दे दिया क्या, कोएसरवेट्स। इसमें इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन लिए और लिपिड लिए, और उसके बाद जो संरचना जो एग्रीगेट्स यहाँ पे बना उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, कोएसरवेट्स कह दिया कि ये क्या बना है, कोएसरवेट्स बना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से है वे जुड़ा है और क्या बना दिया है, लार्ज कोलोइडल एग्रीगेट्स का फॉर्मेशंस किया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ा है और क्या बना रहा था, आपस में ये जुड़ जा रहे थे और लार्ज कोलोइडल एग्रीगेट्स बना रहे थे। तो वही बनाया है। तो इसमें कोएसरवेट्स में क्या किया कि लिपिड एंड प्रोटीन को लिया और जो एग्रीगेट बना उस एग्रीगेट का नाम रख दिया कोएसरवेट्स। ठीक है, और सेकंड था सेडनेफोक्स। सेडनेफोक्स में क्या किया गया था कि जो ओशियन थे, ओशियंस में जो लिपिड थे वे क्या कर रहे थे कि लिपिड अपने आप को कुछ इस प्रकार से जो है ना, इस प्रकार से ऐसे कर ले रहे थे, लिपिड बाई लेयर में क्या हो रहे थे, बन जा रहे थे। ठीक है, ओशियन के अंदर। तो इस संरचना को क्या कहा गया, इस संरचना को कहा गया माइक्रोस्फीयर, जिसको कि किसने कहा, सिडने-फोक्स ने कहा। और वो भी क्या था, वो एग्रीगेट्स ही बना है ना, ये जो बना है ये क्या है, ये भी एक एग्रीगेट्स है, लेकिन इस एग्रीगेट्स का नाम उन्होंने क्या दे दिया, माइक्रोस्फीयर दे दिया। और तीसरा जो था डेमन ने क्या बनाया था, डेमन ने जो बनाया था उसका नाम क्या दे दिया था उन्होंने, वेसिकल्स दिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देख देते हैं, फॉर्मेशंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशंस होगा। इसमें क्या था, प्रोड्यूस राइज टू द फर्स्ट सेल। इसमें सबसे पहला सेल्स बना था जिसमें क्या था कि जो सेल्स, देखिए इसमें कैसे सेल्स बना था ना, कि जैसे कि ये एक हम एग्रीगेट से ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो हमने लिपिड का बाइलेयर बनाया था उस लिपिड के बाइलेयर को ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन हमारा लिपिड बाइलेयर का बना होता है ना। तो हम एक एग्रीगेट्स ले लिए। ठीक है, उस एग्रीगेट्स जो था ओशियंस में ही तो सब पड़े थे, एग्रीगेट्स भी ओशियंस में पड़ा हुआ था, न्यूक्लिक एसिड भी ओशियंस में था, कार्बोहाइड्रेट भी। तो जो न्यूक्लिक एसिड था ना उस इस एग्रीगेट्स के अंदर इस प्रकार से आ गया। ठीक है, और जो लिपिड था, लिपिड भी इसमें आ गया, प्रोटीन्स जो थे वो भी आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए, इस प्रकार से इसके अंदर आ गए। और फिर क्या हुआ कि आने के बाद ये धीरे धीरे क्या बना दिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स बना दिए। ठीक है, इसके अंदर आ गए और क्या बना दिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स बना दिए। तो इस सेल्स की क्या क्या विशेषता थी, अब उसके बारे में देख लीजिए। ये सेल्स जो था वह क्या था कि रिक्वायर करता था रेडीमेड फूड। ठीक है, ये खुद से भी अपना भोजन नहीं बना पाता था, मतलब ये कैसा था, हेट्रोट्रोपिक नेचर का था। ठीक है, अपना भोजन ये खुद से नहीं बना पाता था। ओशियंस में जो भी चीज़ें थी उसी चीज़ों को ये ले लेता था अपने अंदर, जो भी चीज़ की आवश्यकता होती थी कार्बोहाइड्रेट की तो कार्बोहाइड्रेट को ले लेता था, जो भी चीज़ चाहिए था वो खुद से ले लेता था, इसको कुछ भी अपने से ये बनाता नहीं था। सेकंड था, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। वैसे भी आप लोग को पता है कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड इसमें क्या था कि डिवाइड होता था ये बाइनरी फिजन्स के द्वारा, इसमें क्या था, डिवीजन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मेशंस क्या हो गया धीरे धीरे, अब हमारा देख रहे हैं ना एक सीरीज में फॉर्मेशंस होता जा रहा है। तो प्रोकैरियोट सेल्स धीरे धीरे बन गए, ओरिजिनेट होने लगा लाइफ का। ठीक है, तो बताया गया है फॉर्मेशंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो अभी तक ने हमने क्या बना दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को बना दिया है, अब हम क्या करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन होता गया है ना, हमारा सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स अब हम बन गए तो उसी से तो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स बने थे ना, वे कुछ सेल्स जो थे वे छोटे छोटे थे, कुछ क्या थे, बड़े सेल्स थे। तो जो बड़ा वाला सेल्स प्रोकैरियोट्स का था वो क्या किया कि इस छोटे वाले सेल्स को क्या किया था कि खा जाता था, लेकिन पचा
पाता था नहीं, तो ये इसके अंदर हो जाता था कहता। तो इन्होंने क्या कर दिया कि हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे, मतलब ना तुम मेरे को हानि पहुंचाना ना हम तुमको पहुंचाएंगे, एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से रहते थे। तो ये वाला क्या था, ये बड़ा वाला था प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इसके बीच में क्या होता था, छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल्स आ जाता था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था कि ओरिजिन बाय इन्वेजिनेशन, इसमें क्या होता था कि इन्वेजिनेशन होने लगा धीरे धीरे। इसका जो सेल मेम्ब्रेन था ना, ये क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। तो ये सेल मेम्ब्रेन ना इस प्रकार से ऐसे ओरिजिनेट होने लगा, ठीक है। और ये ओरिजिनेट होकर इस प्रकार से धीरे से कटने लगा, और कट करके इस प्रकार से क्या हुआ कि सेल ऑर्गन्स बनाने लगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सभी बनाने लगा। तो ओरिजिन होने लगा, अब क्या इन्वेजिनेट होगा, मतलब उसने इन्वेजिनेट होने लगा और हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स है उनको बनाने लगा। अब ओरिजिन होने लगा आउटोट्रोप्स का, सेल ऑर्गेनल्स, यानी यदि हमारा क्लोरोप्लास्ट बन गया तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अब धीरे धीरे अब हमारे देख रहे हैं, अब यूकैरियोटिक सेल्स बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल्स का भी निर्माण होने लगा। इसमें देखिए सिम्बायोटिक ओरिजिन में क्या था कि जो यूकैरियोट्स थे ओरिजिनेट हुए हैं किससे, प्रोकैरियोट्स से, जिसमें हमने बताया कि जो लार्ज प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर क्या था, स्मॉल प्रोकैरियोट्स चले जाते थे, और क्या होते थे कि वे धीरे धीरे क्या होते थे कि अब यूकैरियोटिक सेल्स में बन जाते थे, क्योंकि इसमें अब उतना होने के बाद फिर आगे वाले प्रोसेस में क्या होता था कि इन्वेजिनेशन होने लगा, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन से हमारा सेल ऑर्गन्स बनने लगे। उसके बाद क्या होने लगा कि जो ओरिजिन था आउटोट्रोप्स का, उसमें क्या था कि अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होने लगे, क्योंकि जब सेल ऑर्गन्स के अंतर्गत हमारा क्लोरो जो प्लास्ट है वो भी तो आता है ना, प्लांट्स में ये पाया जाता है, तो वो बनने लगा। तो इससे क्या होने लगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने लगी। हमने आप लोग को इससे पहले वहाँ पे क्या दिखाया था कि वहाँ पे क्या था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट आप लोग को देखने को मिला था। अब इन्वायरमेंट क्या हुआ, अब हमारा ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो क्या था कि ऑक्सीजन की कमी थी, तो उस इन्वायरमेंट को कह देते थे रिड्यूसिंग, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ऑक्सीजन निकल रहा था, जिसकी वजह से इस इन्वायरमेंट को कहते थे जो था ऑक्सीडाइजिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, यूकैरियोट्स को रहने के लिए। तो आप लोग देख लिए कि यूकैरियोट्स का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कोग्नोजेनी। कोग्नोजेनी क्या होता है, तो कोग्नोजेनी को आप लोग देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, नेचर ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड इट्स इवोल्यूशन। जो प्रिमिटिव लाइफ है उसके नेचर और इसके इवोल्यूशन के बारे में ये बताता है जो कोग्नोजेनी होता है, या फिर कह सकते हैं कोग्नोजेनी इज द इवोल्यूशन होता है लाइफ का, और ये क्या है, सबसे ज़्यादा एडाप्टेशन होता है, ठीक है। या फिर इसको पढ़ लीजिए कि कोग्नोजेनी का मेटाजोआ, मेटाफाइटा और विभिन्न अन्य जीवों में विविधीकरण है, जिसमें कोग्नोजेनी कहा जाता है। इसका संबंध जीवन की उत्पत्ति और विकास से है, ठीक है, जो हमने आप लोग को बताया है। तो चलिए एक बार आप लोग को रिवाइज करा देते हैं कि हमने अभी तक आप लोगों को क्या क्या सिखाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आप लोग को बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की ओरिजिन से जो होती है उसके बारे में, तो जिसमें हमने आप लोग को बताया कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है इसका मतलब क्या होता है कि उत्पत्ति होना, किसकी उत्पत्ति होना, तो हेरिटेबल यानी वंशानुगत का उत्पत्ति होना, इवोल्वेबल मतलब जो भी उसमें इवोल्यूशन हो रहा है, विकास जिसमें ही हो रहे हैं उसका उत्पत्ति होना, और उसमें सेल्फ रिप्रोडक्शन, इन सभी की उत्पत्ति होना, ये हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट था कि जो ओरिजिन थे कब कब किसका ओरिजिन हुआ, ये आप लोग को हमने बताया था। उसके बाद कुछ थ्योरी थी, उन थ्योरी के बारे में बताया था, जैसे कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी था, जिसमें कि क्या बताया गया कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो है लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो एक कोई सुपर नेचुरल पावर है जो जिससे कि क्या हुआ था, लाइफ का ओरिजिन हुआ था, जो कि हमने आप लोग को इसमें बताया था कि कोई सुपर नेचुरल पावर है जिससे लाइफ का ओरिजिन हुआ। और ये हिंदू के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने बताया वो जो सुपर नेचुरल पावर है वो क्या है, लॉर्ड ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी ने ही क्या बनाया है, पूरा संसार बनाया है, प्लांट्स बनाया है, रिवर बनाया है, ओशियन बनाया है, एनिमल्स बनाए, ये सब के सब किसने बनाया है, ब्रह्मा जी बनाए हैं। यही यदि आप क्रिश्चियन के अनुसार देखें या इस्लाम के अनुसार देखें तो उसके अनुसार कहा क्या गया कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये 6 दिनों में ही बन गया था, और ये एक साथ ही सब कुछ बना, ठीक है। जो प्लांट्स, रिवर्स, ये सभी है ना, ये सब के सब एक साथ ही बने थे। ये नहीं है कि जो भी एनिमल्स भी हैं जैसे, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन हुआ जिससे कि धीरे धीरे करके एनिमल्स बनते आए, लेकिन इसका मानना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एनिमल्स एक साथ ही बन गए हैं, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन को मानता ही नहीं था, ये जो थ्योरी था। उसके बाद इट डज नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इसके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं था, ये क्या था, एक हाइपोथेटिकल था, अपना अनुमान लगाया जा रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में था। दूसरा थ्योरी
थ्योरी हमने आप लोग को क्या बताया था, दूसरा थ्योरी था कोस्मोजोइक थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया था, इस थ्योरी में बताया गया कि जो भी हमारा अर्थ है, ये जो है आउटर स्पेस से इस पे क्या था, लाइफ आया था। लाइफ कहाँ से आया था अर्थ पर, तो आउटर स्पेस, किसी दूसरे स्पेस से यहाँ पर आया था, जो कि इसमें क्या था कि जो स्पोर थे वो पृथ्वी से टकराए थे, जो आउटर स्पेस जो था वहाँ के स्पोर्स पृथ्वी पे टकरा गए, जिससे कि क्या हुआ, पृथ्वी पे वे स्पोर्स जो है फैल गए और उसी स्पोर्स से क्या था कि लाइफ की स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार ये बताया गया कोस्मोजोइक थ्योरी के अनुसार। और हम अगला आप लोग को थ्योरी बताए थे कि अगला थ्योरी हमारा क्या था, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन थ्योरी, या फिर इसको एबायोजेनेसिस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता था। इस थ्योरी में कहा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये किससे हमारे बने हुए हैं, तो ये हमारे नॉन लिविंग मैटर से बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसको रेगुलेट हमारे नेचर के द्वारा किया जाता है। अगला थ्योरी हमारा था थ्योरी ऑफ इंटरनिटी ऑफ ओरिजिन, जिसमें कि हमारा बताया गया कि ये जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं ये सभी पहले से ही इस पृथ्वी पर पाए जाते थे, इसको किसी ने भी पृथ्वी पर लाया नहीं है, ये पहले से ही एग्जिस्ट करते थे और हमेशा इसी प्रकार से ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इस थ्योरी में ये बताया गया। और अगला थ्योरी जो सबसे अधिक एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो कि हमारे थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन या फिर ओपेरिन होल्डेन मॉडल, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया कि एक सीरीज में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उसी केमिकल रिएक्शन से क्या होता है कि हमारे लाइफ का जो होता है ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो इस थ्योरी में ये बताया गया। और इसमें हमने आप लोग को केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि हमने आप लोग को क्या बताया कि कीमोजेनी के बारे में बताया, बायोजेनी के बारे में बताया एंड कोग्नोजेनी के बारे में बताया था। ठीक है, इसको हम 3 तरीके से समझ रहे थे कि जो ये जो थ्योरी है इसको 3 तरीके से समझा जा रहा था ना, कि कीमोजेनी में क्या होता था कि केमिकल रिएक्शंस जो होते थे, जहाँ तक हम क्या बना रहे थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते थे, वहाँ तक जो केमिकल रिएक्शंस होते थे उसको क्या कहा जाता था, उसको हम लोग कहते थे कीमोजेनी कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कीमोजेनी। और लास्ट जो हमारा जहाँ से सेल बनना स्टार्ट होता था उसको क्या कहते थे, बायोजेनी कहते थे। और इसके अंतर्गत जो हमारे कोग्नोजेनी में हम क्या पढ़ते थे कि जो प्रिमिटिव जो थे उसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते थे, प्रिमिटिव सेल्स के। ठीक है, तो हमने कीमोजेनी में इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पे देखा था, कैसा इन्वायरमेंट था। उसके बाद हमने कीमोजेनी को भी हमने पार्ट में डिवाइड किया समझने के लिए, जिससे कि समझना आसान हो जाए। जैसे कि सबसे पहले हमने सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया, उसके बाद उससे हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनने लगे, उसके बाद हमने न्यूक्लियोप्रोटीन को बनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाने के बाद हमने क्या किया, बायोजेनी को पढ़ा। बायोजेनी में हमने क्या बताया था कि किस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स थे वे एग्रीगेट हुए थे। ठीक है, एग्रीगेशन हुआ था और एग्रीगेशन में हमने आप लोगों को और भी चीज़ें बताई थी, जिससे कि किस प्रकार से लिपिड के बाइलेयर बनते थे, जो जिसको कि हम माइक्रोस्फीयर कहते थे, वो कैसे बनते थे। तो ये सभी चीज़ें के बारे में हमने आप लोग को एग्रीगेशन में अच्छे से समझाया था। एंड नेक्स्ट हमने क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोट सेल्स कैसे बना था। ठीक है, इसके बारे में बताया कि प्रोकैरियोट सेल्स कैसे बने, जो जितने भी एग्रीगेट्स थे, एग्रीगेट्स के अंदर ही हमारे जो न्यूक्लिक एसिड थे, उसके बाद प्रोटीन थे, लिपिड से, ये सभी आकर के प्रोकैरियोट सेल्स बना दिए। यूकैरियोट सेल्स कैसे बना कि जब जो बड़े वाले प्रोकैरियोट सेल थे उसके अंदर छोटे वाले प्रोकैरियोट सेल्स आ गए और ये क्या हुए कि धीरे धीरे इन्वेजिनेशन होने लगा और सेल ऑर्गेनली भी इसमें बनने लगे और इसमें क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होने लगी और इससे क्या हुए, धीरे धीरे क्या बन गए, यूकैरियोटिक सेल्स बन गए और इसमें ही क्या होने लगा, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट का भी फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो।